दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो टाइप्स ऑफ रीजन से संबंधित वीडियो है दोस्तों, अर्थात प्रदेशों का वर्गीकरण पर हम चर्चा करेंगे। अनेक प्रदेशों का प्रकार पर, टाइप्स ऑफ रीजन, प्रदेशों का प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो हमने जो है स्पष्ट रूप से जो है सारी बातों को बोर्ड पर रखा है। आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और हमारे साथ चलेंगे दोस्तों। तो क्या है कि प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार तत्वों की बहुलता के कारण, क्या है, प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार, किसका वर्गीकरण, ये हमारा रीजन जो है उसके वर्गीकरण का आधार तत्वों की बहुलता के कारण है ना। किसके कारण? आधार तत्वों की बहुलता के कारण यदि देखा जाए तो अनगिनत प्रकार के प्रदेश निर्मित हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है उसके जो है आधार तत्वों की बहुलता है, ठीक है। लेकिन अध्ययन तथा शोध की सुविधा के लिए, अध्ययन करने के लिए और शोध के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए और उस पर जो है शोध करने के लिए, उसकी सुविधा के लिए यदि देखा जाए तो प्रदेशों को इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से प्रदेश को जो है यदि देखा जाए तो तीन प्रकार से, यानी तीन भागों में प्रदेश को बांटा गया है। पहला जो है आप देखें तो पहला जो है हमारा समरूप प्रदेश, दूसरा क्रोड प्रदेश और तीसरा तदर्थ प्रदेश, ठीक है। समरूप, क्रोड और तदर्थ, ये तीन भाग हो गए प्रदेश का, तीन प्रकार हो गए। स्पष्ट हो गया। अब फिर देखते हैं हम लोग कि समरूप जो है, तो समरूप प्रदेश को भी मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन? एक तात्विक प्रदेश, दूसरा बहुतात्विक प्रदेश और तीसरा संपूर्ण प्रदेश। स्पष्ट हुआ। अब फिर जो है यहां पर चलते हैं कि बहुतात्विक प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा सामाजिक सह आर्थिक प्रदेश और दूसरा अन्य प्रदेशों की श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ चलते हैं हम लोग प्रदेश का भाग दो में, क्रोड। तो क्रोड को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा महानगरीय प्रदेश और दूसरा रेखीय प्रदेश। अब तीसरा में आते हैं हम, प्रदेश का तीसरा प्रकार तदर्थ प्रकार। तो तदर्थ को भी जो है मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला संक्रमण प्रदेश, दूसरा कार्यिक प्रदेश और तीसरा विशिष्ट प्रदेश। यदि ये सब का मैं चर्चा करना शुरू कर दूं मित्रों तो 1 घंटा से भी ऊपर का वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं देखूंगा जितना संभव हो सके इस वीडियो में मैं देने का काम करूंगा आप लोगों को। तो अब चलते हैं हम लोग समरूप प्रदेश पर। समरूप प्रदेश क्या है, किसे कहते हैं, इस पर हम लोग चलते हैं। यहाँ जो है पूरा हमने जो है लिख दिया है कि समरूप प्रदेश, ठीक है, होमोजेनेस इनफॉर्म रीजन। ये क्या कह रहा है कि समरूप प्रदेश किसी एक अथवा एक से अधिक तत्वों की समरूपता के आधार पर सीमांकित क्षेत्र को समरूप प्रदेश कहते हैं। समझने की आवश्यकता है। यदि आप जो है ये वर्ड को समझ जाएंगे तो कहीं दिक्कत नहीं हो। क्या कह रहा है कि किसी एक या एक से अधिक तत्वों की क्या हो गई समरूपता। समरूपता मतलब क्या? एक जैसा, एक रूप का, एक समान। समरूपता के आधार पर सीमांकित किया गया क्षेत्र को है समरूप प्रदेश कहते हैं। तो समरूप प्रदेश के अंतर्गत कैसे क्या किया गया है कि एक तत्व या एक से अधिक तत्व जिसमें समानता है, एक जैसा जो है उसमें समानता पाया जाए, वो हमारा उसको सीमांकन क्षेत्र में बांटा जाता है, उसको जो है रेखांकित किया जाता है और उसी क्षेत्र को, इसी प्रदेश को समरूप प्रदेश कहते हैं। कारण समरूप प्रदेश में सम में बराबर और रूप में रूप, रंग, तो एक जैसा रंग रूप जहां मिल जाए वो समरूप प्रदेश है। जैसे भारत के लिए भी बोलते हैं कि रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तो हिंदुस्तान के जो है लोग क्या है, सभी भारतीय हैं, उसे एक सूत्र में बांधा गया है। ठीक उसी प्रकार से
समरूप प्रदेश यानी कि एक रूप वाले तत्वों की एकता, ये जो है तत्वों के जो है समानता के आधार पर, चाहे वो एक तत्व हो या अधिक तत्व हो, उसके आधार पर रेखांकित गया प्रदेश हमारा समरूप प्रदेश कहलाता है। जैसे वर्षा वाले प्रदेश, एक जैसे वर्षा वाले क्षेत्र को जो है सीमांकित करके जो है हमारा समरूप प्रदेश की तुलना किया गया है। वहीं फिर दूसरा देखें जलवायु प्रदेश, अर्थात जहां की वर्षा प्रदेश और जलवायु प्रदेश समान है, एक रूप से है, वैसे प्रदेशों को समरूप प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम लोग कि यहां पर फिर क्या कह रहा है कि स्पष्ट है या उल्लेखनीय है कि किसी एक तत्व या तत्व समूह पर, क्या कह रहा है, एक तत्व या तत्व समूह पर आधारित समरूपता किसी समरूप प्रदेश के सभी भागों में एक जैसी नहीं पाई जाती है। यहाँ थोड़ा सा फिर जो है भिन्नता आ गई कि समरूप तो कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि सभी प्रकार की समानताएं यदि देखा जाए तो सभी प्रकार की समानताएं उस प्रदेश में नहीं पाई जाती है, कुछ ना कुछ जो है क्या होती है, भिन्नताएं पाई जाती है। यही बोल रहा है कि किसी एक तत्व अथवा तत्व समूह पर आधारित समरूपता किसी समरूप प्रदेश के सभी भागों में एक जैसी नहीं रहती है, कि एक जैसा जो है बांट करके देखें तो नहीं, कहीं कहीं कुछ ना कुछ जो है अंतर होगा। प्रदेश का अब दूसरा भाग क्रोध प्रदेश की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। इसे अंग्रेजी में नोडल रीजन के नाम से जाना जाता है। तो नोडल रीजन है क्या, किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि किसी नगर अथवा महानगर में, ठीक है, किसी नगर अथवा महानगर में विकसित छोटे लेकिन सुसंगठित क्षेत्र जो होता है वो हमारा क्रोध प्रदेश कहलाता है। कि किसी नगर या महानगर में जो विकसित है, छोटे रूप में है क्यों ना हो, लेकिन कैसा हो, वो सुसंगठित रूप में हो, वैसे विशेषता रखने वाले प्रदेश को हम क्रोध प्रदेश के अंतर्गत रखते हैं। स्पष्ट, आगे फिर चलते हैं। लेकिन इसका यदि आधार को माना जाए, किसका, क्रोध प्रदेश का आधार को यदि माना जाए तो संगठन इसका मुख्य आधार है। संगठन के आधार पर है क्रोध प्रदेश का जो है गणना किया जाता है। आगे चलते हैं कि किसी नगर विशेष में एक से अधिक ऐसे क्षेत्रों का विकास हो सकता है। ऐसे क्रोध प्रदेश में जो हमारा नगर है, यहाँ नगर अथवा महानगर की बात किया है, तो किसी नगर विशेष में एक से अधिक ऐसे क्षेत्रों का जो है विकास हो सकता है, जिसका आधार इसका क्या है, संगठन है। उदाहरण में यदि आप लें तो पटना इस प्रकार के जो है क्रोध प्रदेश की श्रेणी में आता है। उसके बाद में आप देखें कि केंद्रीय व्यापारिक स्थल क्रोध प्रदेश का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। कौन, केंद्रीय व्यापारिक स्थल क्रोध प्रदेश का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। इसमें एक नंबर का क्वेश्चन भी आएगा आपको कि क्रोध प्रदेश का मुख्य आधार क्या है, उसका संगठन है। क्रोध प्रदेश में कैसे जो है नगर आते हैं, तो विकसित लेकिन छोटे, और किस रूप में, सुसंगठित रूप में। तीसरा आएगा आपको कि इसके अंतर्गत क्या, कौन सा आता है, पटना आ सकता है ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत। और इसका प्रमुख उदाहरण कौन है, तो केंद्रीय व्यापारिक स्थल इसके सर्वोत्तम उदाहरण है जो क्रोध प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब प्रदेश के प्रकार के तीसरे प्रकार पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो हमारा तदर्थ प्रदेश है। तदर्थ समझ में आ रहा होगा, यदि ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो और भी अच्छा से आपको अंग्रेजी जो है इसका नाम है एडहोक। एडहोक सब समझते होंगे, एडहोक रीजन, यही जो है हमारा तदर्थ प्रदेश है। इसे विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है। कोई आप जो है गैर सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं तो रखता है आपको एडहोक बेसिस पर, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए रखता है। उसके अनुसार जो है फिर आप कोरम को पूरा कीजिए तो आगे रखेगा, नहीं तो आपको जो है फिर वहां से बैरंग वापस होना होगा। तो ये एडहोक रीजन में क्या कर रहा है, इस पर हम लोग निगाहें डालते हैं मित्रों। ऐसे क्षेत्र
परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तदर्थ क्षेत्र के प्रदेश को परिभाषा के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है, लेकिन उसमें अर्थात प्रदेश में, किसमें? प्रदेश में परिणत हो जाने की संभावना विद्यमान रहती है कि ये तदर्थ एडोक रीजन है वो कोई भी समय में परिणत हो जाएगा, किसमें? प्रदेश में। और इसका अस्तित्व की बात यदि कहा जाए तो इसका अस्तित्व जो है अस्थायी नहीं होता है, इसका अस्तित्व अस्थायी होता है। इसमें प्रश्न आएगा कि तदर्थ प्रदेश का अस्तित्व कैसा होता है? अस्थायी, अस्थायी, अर्ध अस्थायी। आपको जो है तरह तरह का जो है उलझन में फंसाएगा, तो आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि इसका अस्तित्व अर्थात तदर्थ प्रदेश का अस्तित्व अस्थायी होता है और इसकी संभावना रहती है कि यह कभी भी प्रदेश में विद्यमान हो सकता है। ये कभी भी प्रदेश में जो है क्या हो सकता है? बदल जा सकता है, उसमें मिल जा सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने जो है ये टाइप्स ऑफ रीजन का, प्रदेशों के 3 प्रकार को हमने देखा। अब इसके बाद में जो है देखिए यहाँ बहुतात्विक प्रदेश को 2 भागों में बांटा है, फिर जो है आपको क्रूड को जो है 2 भागों में बांटा है और तदर्थ को 2 भागों में बांटा है। इस प्रकार यदि इसका जो है हम व्याख्या करते चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद में मैं देखता हूं कि इसका पार्ट 2 में बना दूंगा। तो पार्ट 1 यहीं तक मित्रों। कैसा रहा हमारा वीडियो? आप हमें जरूर सपोर्ट करेंगे और हमें बतलाएंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।